जनता को पता होना चाहिए ताकि जनता वोट रखे कि इसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, कौन सा ठेका मिल रहा है, कौन सा लाइसेंस मिल रहा है, कितना बैंक लोन मिल रहा है जिसको लेकर वो भाग जाएगा। पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिंपल। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज के विषय पर जो कविता हमने चुनी है वो आखिर में आपको सुनाएंगे और ज़रूर सुनिएगा वो कविता और देखिएगा कि कविता यूं भी लिखी जा सकती है क्या। तो बात शुरू करते हैं कि आज़ादी के बाद भारत ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया तो उसका ये तजुर्बा कैसा रहा, और इस सवाल का जवाब दे रहे हैं पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी साहब अपनी किताब इंडियाज़ एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी में, जिसे हार्पर कॉलिंस ने छापा है। इसका लोकार्पण 11 अक्टूबर को दिल्ली में हुआ। इलेक्शंस के जरिए एक राष्ट्र के जीवंत लोकतंत्र को देखने और समझने का रास्ता दिखाती है ये किताब। 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले इस विशाल देश में आज़ादी के बाद से बाकायदा चुनाव होते रहे हैं। ये चुनाव न सिर्फ हुकूमत पाने का एक अहम ज़रिया है, बल्कि देश की डाइवर्सिटी यानी अनेकताओं के साथ चिपकी हुई पेचीदा तस्वीर का अक्स भी है, जिसमें जाति, मज़हब, डिफरेंट कल्चर्स के साथ साथ हमारे सामाजिक और आर्थिक नज़रिए की भी अक्कासी होती है। विभिन्न स्तरों पर चुनाव की एक श्रृंखला के जरिए भारत ने लगातार अपने नागरिकों को वोट देने का हक इस्तेमाल करने का और अपने राष्ट्र के भविष्य को आकार देने का मौका दिया है। इंडियाज़ एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी उन प्रमुख प्रश्नों की जांच करते हैं जिनका देश आज सामना कर रहा है। राष्ट्रीयता, नागरिकता और लोकतंत्र के हमारे विचारों के लिए कौन से बुनियादी उसूल तय होने चाहिए? हम अपने राष्ट्र को कैसे जीवंत बना सकते हैं जिसमें परखने की समझ और कल्पनाशील विद्वता के नए जज्बे के साथ गुफ्तगू की जा सके? या फिर जैसा कि द बर्निंग ट्रेन में दिखाया गया था, हम चलती गाड़ी में किस तरह अपने इलेक्शन मैकेनिज्म को ठीक कर सकते हैं? कुल मिलाकर ये किताब स्टूडेंट्स और सिविलियंस से लेकर मीडिया और ब्यूरोक्रेट्स तक सभी को कहीं ना कहीं मदद पहुंचा सकती है। बुक रिलीज के बाद हमने कुरैशी साहब से चुनाव आयुक्त और उससे जुड़े कुछ विवादों पर बात की। आइए सुनते हैं बातचीत। इंडियाज़ एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी जो आपकी नई किताब आई है, इसके की पॉइंट्स क्या है? नहीं, ये मेरी किताब में ये जो आर्टिकल्स मैं पिछले 10 साल से लिखता रहा हूँ, हर हॉट टॉपिक इलेक्शन का, तो उसका कलेक्शन है। तो उस लिहाज से वो एक रेफरेंस बुक हो जाती है, क्योंकि वही टॉपिक्स हैं जो आप बार बार उभर के आते हैं। अब जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन 10 साल से चल रहा है, मनी पावर इन इलेक्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो हर बार जब ये टॉपिक होता है तो उस वक्त आर्टिकल की डिमांड आती है, तो आर्टिकल में लिखता हूँ, उसका कलेक्शन है ये। आपने किताब में वोटिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने की जो बात की है वो क्या है? नहीं, तो बहुत सारे उसमें रिफॉर्म है, तो एक दो तो है नहीं, तो एक 40-45 रिफॉर्म प्रपोजल सरकार के पास पेंडिंग है। तो उसमें से मेन उसमें से एक चाहिए कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसको बदल के एक मिक्स सिस्टम कर दें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी उसमें डाल दें, क्रिमिनल्स को वो टिकट देना बंद करें, मनी पावर को कंट्रोल करें, इलेक्टोरल बॉन्ड को ट्रांसपेरेंट करें, कितने किसको दिया है ये लोगों को पता लगना चाहिए। इस किस्म के रिफॉर्म है। ये जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उस पे आपका क्या ख्याल है? नहीं, बदकिस्मती की बात है, बड़ा दुख की बात है अगर ये सवाल उठता है
राइटली और रॉन्गली इस पे तो बहुत दुख और अफसोस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के जो इनकम्बेंट्स है उनकी भी है और सरकार की भी है। सरकार को भी चाहिए कि उनको ऐसी सिचुएशन में न डालें कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आए। आपने रिफॉर्म्स की बात की, इसमें अड़चन कहाँ है? सरकार के पास पेंडिंग है 30 साल से प्रपोजल। नहीं तो उसके लिए क्या रास्ता ढूंढा जाए? क्या किया जाए? सरकार से पूछते रहते हैं, सरकार से जाके आप भी प्रोटेस्ट कर लीजिए। सरकार से डिमांड करते रहते हैं, वो कुछ परवाह नहीं करती। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो सोचता रहा है, आपने भी कई बार ये सवाल उठाए हैं, ये सारी चीजें सरकार के पास लिखित में हैं। 1000 बार लिखित में, बार बार लिखित में रिपीट होती रहती हैं, रिमाइंडर पर रिमाइंडर जाते हैं, कोई असर ही नहीं होता। इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपको लगता है किसी बदलाव की जरूरत है? नहीं, कोई खास नहीं। ओनली थिंग इज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पावर है, लॉ में बहुत पावर है, उसको अच्छी तरह करें। हम भी तो उसी उसी लॉ और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते थे, हमें तो कोई कमी महसूस नहीं हुई, और मैं समझता हूँ कि जनता को भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। हमने तो अच्छा ही किया था इलेक्शन। ये तो करने वाले की भी बात होती है कि वो अपने बैकबोन दिखाए, गट्स दिखाए, सरकार से लड़े अगर जरूरत पड़े तो। इलेक्शन कमीशन चीफ और जो दो और कमिश्नर्स होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? उस पे अभी मेरा सुझाव ये रहा है कि कोलिजियम सिस्टम जो जिससे हम लोग ऑलरेडी परिचित हैं, कर कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए इसके लिए भी। सीआईसी सीवीसी के लिए भी तो होता ही है, और वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी नहीं है, स्टेच्यूटरी बॉडीज हैं। डायरेक्टर सीबीआई तो स्टेच्यूटरी बॉडी भी नहीं होता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है। लेकिन चूंकि काम उसका इंपॉर्टेंट है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलिजियम अपॉइंट किया करेगा। तो अगर ऐसे पदों के लिए कोलिजियम होता है तो इलेक्शन कमीशन तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका तो अपॉइंटमेंट के ऊपर किसी किस्म के उंगली उठाने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। इनमें कौन कौन लोग होने चाहिए? नहीं, जो ऑलरेडी कोलिजियम है उसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन। सेशन से लेकर आज तक का जो सफर है, उसमें कमीशन कहाँ रास्ता भटक गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए, हर चीफ इलेक्शन कमीशन का, कमिश्नर का अपना अपना स्टाइल होता है, कोई उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है। कुछ जरा रफ एंड टफ होते हैं, कुछ जरा माइल्ड जेंटल होते हैं, कुछ स्टील बैकबोन रखते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो वर्किंग में दिखाई दे जाता है। फौरन अच्छे बुरे हर किस्म के लोग आते हैं और वो दिख जाते हैं लोगों को। आपने जो कारपोरेट बॉन्ड्स की बात की है, उसमें आपकी तरफ से क्या सजेशंस हैं? मेरा सिंपल सजेशन है कि ये सीक्रेट होना बंद कीजिए। ये किसने किसको दिया ये बता दीजिए बस। कोई 30 सेकेंड का रिफॉर्म है, बार बार कह चुका हूं। ठीक है, वो बैंक से कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन छुपाने का क्या मतलब है? 20 करोड़ रुपए किसी कंपनी ने किसी पार्टी को दिए और हमको नहीं पता। जनता को पता होना चाहिए, ताकि जनता वॉच रखे कि इसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, कौन सा ठेका मिल रहा है, कौन सा लाइसेंस मिल रहा है, कितना बैंक लोन मिल रहा है जिसको लेके वो भाग जाएगा। पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिंपल। तो ये थे हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब। तो आप बताइएगा कि इनके ख्यालात आपको कैसे लगे, और आखिर में वो कविता जो हमने चुनी है आपके लिए इस सब्जेक्ट पे, इसके कवि जो हैं वो मऊनाथ भंजन के एक युवा कवि और गीतकार वसीम अकरम हैं। उनकी कविता के कुछ खास अंश आपके लिए। वो कविता लिखते हैं कि वक्त के राग में सुबह, दोपहर, शाम और रात के तीव्र मध्यम स्वरों का आलाप, और फिर एक मुश्किल सा सवाल, कौन सी धुन सुनोगे? राजनेताओं के विकास के नाम की वो धुन जो चुनाव से पहले जनता रूपी तबले पर
कुछ पल के लिए तिरकिट सा बचता है, या फिर जनता के विलंबित ख्याल में बेबस स्वरों का दर्द भरा आलाप। कौन सी धुन सुनोगे? आर्थिक विकास का ना धिन धीना, या सेंसेक्स की खटका मुर्की और सम और खाली पर उछलते जीडीपी का रीमिक्स, या फिर गरीबी, भुखमरी, लाचारी में जी रहे दबे कुचले लोगों की आंखों से गिरते हुए टप टप आंसुओं का दर्दे डिस्को। कौन सी धुन सुनोगे? इनकार का विकल्प नहीं है तुम्हारे पास, सुनना तो पड़ेगा। आज के लोकतंत्र में इन्हीं धुनों का बोलबाला है। नहीं सुनोगे तब भी ये तुम्हें सुनाई पड़ ही जाएंगी जहां तहां, और कान बंद कर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करके बताइएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड क्यूरियस। आदाब, नमस्कार।